मैं अपने चेम्बर में बैठा था कि अचानक एक आदमी तेजी से अंदर घुस आया। हाथ में कागजों का बंडल, चेहरा धूप से काला पड़ा हुआ, बिखरी दाढ़ी और सफेद कपड़ों के पायंचों पर मिट्टी लगी थी। उसने आवेश में कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए, क्या कागज चाहिए और कितना खर्चा लगेगा? मैंने उसकी बेचैनी भांपते हुए कहा। बैठिए बाबा। रघु, पानी ले आओ। वो कुर्सी पर बैठा। मैंने उसके कागजात देखे और पूरी जानकारी ली। बातचीत में करीब आधा घंटा बीत गया। फिर मैंने कहा, मैं आपके पेपर्स देख लेता हूँ। आप शनिवार को मुझसे मिलिए, तब केस पर चर्चा करेंगे। शनिवार को वह फिर आया। इस बार भी वैसा ही, धूल भरे कपड़े, चेहरे पर परेशानी और आंखों में गुस्सा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वह चुपचाप बैठ गया। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने धीरे से बात शुरू की। बाबा, मैंने आपके सारे कागजात देख लिए। आप 2 भाई और 1 बहन हैं। माँ बाप का साया बचपन में ही सिर से उठ गया। आप 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। छोटा भाई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, इसलिए आपने उसकी पढ़ाई के लिए खेतों में दिहाड़ी मजदूरी की। खुद को तकलीफ दी, लेकिन भाई की जरूरतें पूरी की। मैंने देखा, उसकी आंखें कहीं अतीत की गहराइयों में डूब रही थीं। मैंने बात जारी रखी। एक बार खेलते खेलते बैल ने भाई को सींग मार दिया था। वह लहूलुहान हो गया था। तब तुमने उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाया था। माँ बाप के जाने के बाद तुमने खुद को उसका माता पिता मान लिया था। उसकी मुट्ठियां भींचने लगीं। मैंने धीरे से कहा, जब भाई ने अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, तो तुम्हें लगा कि सारी मेहनत रंग लाई। उसकी 80,000 रुपए सालाना फीस भरने के लिए तुमने न दिन देखा न रात। अपनी बीवी के गहने गिरवी रखे और जहाँ जहाँ से मुमकिन हुआ कर्ज उठाया। वह अब तक मेरी बात सुन रहा था, जैसे हर लफ्ज उसके दिल को छू रहा हो। फिर भाई बीमार पड़ा, किडनी की समस्या बढ़ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। तुमने बिना सोचे समझे अपनी किडनी उसे दे दी, ये कहकर, मुझे गांव में रहना है, एक किडनी भी काफी है। लेकिन तुझे लंबा सफर करना है, तेरा शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। अब उसकी आंखों में नमी झलकने लगी थी। जब भाई हॉस्टल में पढ़ने गया, तो तुम खेतों से साइकिल पर 25 किलोमीटर दूर उसे डिब्बा देने जाते थे। तीज त्योहार पर भी उसके लिए कपड़े ले जाते थे। फिर उसने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और तुमने पूरे गांव को मिठाई खिलाई। उसकी शादी हुई और तुमने सोचा कि अब जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। भाई ने आना जाना बंद कर दिया। एक दिन तुमने पूछा तो उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी से वचन दिया है, अब मुझे समय नहीं मिलता। जब घर खर्च के लिए कहा तो बोला, कर्ज में डूबा हूँ। अब उसका चेहरा भावनाओं से तमतमा रहा था। पिछले साल उसने शहर में फ्लैट खरीदा। पैसे कहाँ से आए, ये पूछने पर उसने कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम तो गवार ही रह गए। अब वह चाहता है कि तुम गांव की आधी जमीन बेचकर उसे पैसे दो। इसी पर स्टे लगवाना चाहते हो, है ना? वो गुस्से में भरकर बोला, हाँ, यही करना है। मैंने चाय का एक घूंट लेते हुए कहा, देखो बाबा, हम स्टे ले सकते हैं, तुम्हारे हिस्से की जमीन का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने जो खून पसीना बहाया है वो वापस नहीं मिलेगा। तुमने जो किडनी दी है वो लौट कर नहीं आएगी, और जो जिंदगी अपने भाई के लिए कुर्बान की है उसे भी वापस नहीं पा सकोगे। वह चुपचाप सुनता रहा। भाई की नीयत बदल गई, लेकिन तुम दिलदार थे और दिलदार ही रहना। जो हाथ ऊपर होता है उसे नीचे नहीं लाते। कोटक चहरी के झंझट में मत पड़ो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई ने तुम्हारे भाई को बिगाड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। उसने एक लंबी सांस ली और अचानक खड़ा हो गया। कागज समेटते हुए आंखें पोंछने लगा ताकि मैं उसके आंसू न देख पाऊं। जाते जाते उसने रुंधे गले से कहा, चलता हूँ वकील साहब। वक्त बीत गया। फिर एक दिन वही आदमी मेरे ऑफिस आया।
इस बार उसके बालों में सफेदी झलक रही थी, लेकिन चेहरा संतोष और खुशी से दमक रहा था। उसके साथ एक नौजवान भी था। मैंने कहा, बैठो बाबा। वो मुस्कुराकर बोला, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा है, बेंगलोर में रहता है। अब वहाँ 3 मंजिला मकान बना लिया है और 10 से 12 एकड़ खेती भी खरीद ली है। उसके चेहरे की खुशी मुझे छू गई। उसने आगे कहा, आपने मुझे कहा था कि कोटक चहरी के चक्कर में मत पड़ो। सब मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, लेकिन मैंने आपकी बात मान ली। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की। वो रुककर मुस्कुराया और बोला, कल मेरा भाई भी आया था। उसने मेरे पैर छूकर माफी मांगी और कहा, भैया मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ में रखा पेड़ा वैसे ही रह गया। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। गुस्से को सही दिशा मिले तो पछतावे की कोई जगह नहीं रहती। गुस्सा उसी पर करो जिसे खोने का डर न हो। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर की पछतावे की वजह बनता है। जब गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले रुकना और सोचना जरूरी है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। माफ करना और भूल जाना गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है। गुस्से में कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। धैर्य और समझ से गुस्से को शांत करना ही असली ताकत है। गुस्सा आग की तरह है, अगर इसे संभाला न जाए तो सब कुछ जला देता है। हर बार गुस्से को जीतने का मौका दो, ताकि पछतावे से दूर रह सको।